ईस्ट्रायोल यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर मीनोपॉज आ जाए तो वन अगेन वुमेन बिकम सिंगल अगेन, तो ईस्ट्रोन आ जाता है। ठीक है, तो और पोटेंसी के लिहाज से हमारे पास आता है ईस्ट्राडायोल, ईस्ट्रोन एंड ईस्ट्रायोल। इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस कराता है प्रोजेस्टेरॉन। अब एक फीमेल है जिसको पीवी ब्लीडिंग होगी एट 6 वीक्स, तो उसमें जो हार्मोन लो होगा मिसकैरेज के दौरान प्रोजेस्टेरॉन है। बेसिकली पहले तो प्रोजेस्टेरॉन की जो सिक्रीशन है वो कंट्रोल करता है कॉर्पस ल्यूटियम अर्ली प्रेगनेंसी में, और बाद में जो है ना प्लेसेंटा इसका फंक्शन संभाल लेता है। तो अगर 6 वीक्स पे हो गई है उसको मिसकैरेज, तो प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो लैक्टेशन है वो इनहिबिट होती है बाय ईस्ट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट्रोजन के वही फंक्शंस है, बाकी सारा पॉइंट है इसके अंदर के फीमेल में वेट गेन हुआ है, राउंड मून फेस हो गया, एब्डोमिनल ओबेसिटी विद स्ट्राई, तो ये हार्मोन होगा प्रोजेस्टेरॉन के का डेरिवेटिव। बेसिकली तो है कॉर्टिसोल, लेकिन ये प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव है। ये क्वेश्चन था। इसके अलावा मदर को वरीड है कि उसकी यंग डॉटर में लॉस ऑफ प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर हो गया और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या हो सकता है? बेसिकली इसको डीएचई एंड एंड्रोस्टेरॉन का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा ब्रेस्ट एल्वियोलाई की प्रोलिफरेशन और लॉब्यूल्स जो है वो बेसिकली मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। इसमें लिखा हुआ है कि थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। अगेन वही बातें, सिक्रीटरी प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम भी मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। और अगर फंक्शंस आए इसके सीक्वेंस ये है कि पहले मेंटेन करता है थिकनेस, उसके अलावा सिक्रीटरी फेज, देन डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई एंड लॉब्यूल्स। ठीक है, 187 पॉइंट में ये है कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा अगर आपने मीनोपॉजल वुमेन में ये प्रिवेंट फैमिली कर रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन का, पहले थिकनेस। सबसे पहले जो है ना थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम है, उसके बाद सिक्रीटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, देन डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई एंड लॉब्यूल्स है। डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोला, लास्ट क्या बताया आपने? सिक्रीटरी फेज सेकंड था और डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई एंड लॉब्यूल जो है वो थर्ड है, लास्ट। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 187। इसमें ये है कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में अगर आपने प्रिवेंट करना है तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आप कौन सी प्रेफर करेंगे? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बेसिकली यहाँ पे अब ये जो पॉइंट लिखा है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो सीए ब्रेस्ट का रिस्क इंक्रीज करता है, और जो है ना प्रोजेस्टेरॉन अगर डिक्रीज हो जाए तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कम हो जाता है। यानी कि अगर बेसिकली ये है कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का चांस प्रोजेस्टेरॉन कम होने से ज्यादा हो जाता है, और अगर ब्रेस्ट कैंसर का चांस तब ज्यादा होता है जब प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये अपोजिट इसका इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 188। इसमें ये है कि ब्रेस्ट एट्रोफी जो है ना अगर ट्रॉफी है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो उसमें हार्मोन कौन से रिस्पॉन्सिबल है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर मेजर या मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में से एक ऑप्शन चूज करें, तो उसमें जो है ना ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट का जो मेन वो कराती है ना एट्रोफी, ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी कराती है। ठीक है, अब यही वाला पॉइंट ये मैंने पहले भी रिपीट कर दिया था ओवुलेशन वाला, कि जब भी आपके पास जितनी भी ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, तो आपने उसके अंदर से -14 एंड वाले जो लास्ट 14 डेज है ना, 14 डेज बिफोर मेंसेस, जितनी भी लेंथ है 14 डेज वाले पे उस पे होगी। तो इसी तरह 28 डेज का अगर साइकिल है तो 14th डे पे ओवुलेशन होगी, 35 डेज का साइकिल है तो 21 डे पे होगी, मतलब 35 माइनस यानी 14 लास्ट 14 डेज में होगी। ठीक है, और जो उससे पहले होगा वो ल्यूटियल या स्क्रीटरी फेज होगा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसका ल्यूटियल फेज कब कौन सा फेज चल रहा है, अगर इतनी साइकिल लेंथ है तो कौन सा फेज चल रहा है, तो वो आप देख लेंगे। अगर वो ओवुलेशन से पहले है तो ल्यूटियल या स्क्रीटरी फेज है। टाइम ऑफ ओवुलेशन के दौरान oocyte सेकेंडरी oocyte स्टेज पे होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो फ्यू आवर्स बिफोर ओवुलेशन होती है। एक फीमेल को प्राइमरी इनफर्टिलिटी है तो उसका ओवुलेशन का जो मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर है वो ये है कि फर्न टेस्ट होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस जब फर्निंग स्टार्ट होती है तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेटिव एविडेंस है कि इसमें ना ओवुलेशन हो चुकी है। अब एक मैरिड फीमेल है, 18 ईयर्स की है, और वो एमिनोरिया ऑफ 8 वीक्स के साथ आ रही है, बट बीटा एचसीजी नेगेटिव है, तो और कोई और फाइंडिंग्स भी नहीं है, तो इसका कॉज क्या हो सकता है? एनओवुलेशन, एनओवुलेटरी साइकिल्स हैं। तो
एमिनोरिया हो गया, लेकिन बीटा एचसीजी जो है ना वो उसका नेगेटिव है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी कंफर्म करनी हो तो यूरिन में बीटा एचसीजी करते हैं। अगेन वही वाली, ठीक है। सेकेंडरी एमिनोरिया की हिस्ट्री में जो हमारे पास बेस्ट इन्वेस्टिगेशंस है वो एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन है। उसके अलावा जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एज है उसमें ब्रेस्ट बर्ड्स अपीयर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लैंड्स की सॉ टूथ अपीयरेंस है, वो वैक्यूलाइजेशन है और एडिमेटस ट्रॉमा है, तो दैट इज स्क्रीटरी फेज, ठीक है। सिक्रीटरी प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कराता है प्रोजेस्टेरॉन। मिड ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों हाई हो जाएंगे। जब ओवुलेशन प्रेजेंट नहीं होती तो वैक्यूलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जब एनओवुलेटरी साइकिल्स बार बार आते हैं और एस्ट्रोजन बढ़ती है तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज बनना शुरू हो जाती है ना। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बेसिकली यही चीज है, ठीक है। इसके अलावा 23-year-old फीमेल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेज 28 डेज है, 21st डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड पे स्क्रीटरी फेज में होगा यूट्रस, यही मैंने आपको बताया था किस तरह से होता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन और पार्चुरेशन में जो है ना फंक्शनलिस लेयर होती है, स्ट्रेटम फंक्शनल, जो कि उसकी शेड हो जाती है यूट्रस की, ठीक है। सब फर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज फीमेल्स में फेलियर ऑफ ओवुलेशन है, ठीक है। अब 190 में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। इसके अलावा इसमें यह है कि पार्चुरेशन को ट्रिगर कौन करता है, ऑनसेट यानी स्टार्ट कौन करता है, फीटल कॉर्टिसोल। इसके अलावा नॉर्मल लेवल रहता है किस हार्मोन का ड्यूरिंग वो प्रेगनेंसी, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन की जगह कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, इट एक्ट्स एज अ ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, ठीक है। एक फीमेल पेशेंट है जो 43 इयर्स ओल्ड है, इसके 3 चिल्ड्रन है और नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इसके पास लेस चांस ऑफ प्रेगनेंसी है एज कम्पेयर टू 33 ईयर ओल्ड के। एज के साथ क्या ऐसी चीज बढ़ रही है जिसकी वजह से, क्या ऐसी चीज कम हो रही है जिसकी वजह से चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाते हैं, तो बेसिकली इनहिबिट हो जाता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो फिर ईस्ट्रोजन और एफएसएच और एलएच इंक्रीज हो जाता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाते हैं, ठीक है। अब एक पेशेंट होम डिलीवरी के बाद आई है ब्लीडिंग और डिक्रीज यूट्राइन टोन के साथ, तो इसमें फर्स्ट ड्रग के कॉन्ट्रैक्शंस हों और यूट्राइन टोन बेहतर हो जाए। अच्छा, अब जो है ना सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन हाइपोनेट्रीमिया, इसका वो होता है बेसिकली। यहाँ पे ये जो टेबल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन, डायबिटीज इंसिपिडस और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन का डिफरेंस जो है, डिहाइड्रेशन में सब कुछ इंक्रीज हो रहा होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन है इसमें, क्योंकि एडीएच जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हो रही होती है, इसकी वजह से यहाँ पे यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है इंक्रीज हो रही है और बाकी सीरम और सोडियम और ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हाइपर ऑस्मोलर ओवर हाइड्रेशन कब होती है, जब वाटर डेप्रीविएशन होती है। फिर उसमें ये होता है कि उसके अलावा डायबिटीज इंसिपिडस में रिड्यूस यूरिन ऑस्मोलैलिटी होती है, ये उसी टेबल से आया, ठीक है। नॉर्मल और एसआई एडीएच को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सीरम एडीएच लेवल से, ठीक है। इसके अलावा यूरिन ऑस्मोलैलिटी है 1200, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी है 300, तो डायग्नोसिस क्या है, वाटर डेप्रीविएशन, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम ऑस्मोलैलिटी 280 to 290 है और एसआई एडीएच में जो है ना लेस देन 280 होना चाहिए। इसके अलावा नेगेटिव फ्री वाटर लॉस होता है एसआईएडीएच में। इसके अलावा 7 ईयर ओल्ड है जिसमें हेडेक हो रही है, सीरम सोडियम इज 110, यूरिन ऑस्मोलैलिटी 610, तो ये बहुत ज्यादा है यूरिन ऑस्मोलैलिटी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एसआईएडीएच, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल पीपल को एसआईएडीएच से डिफरेंशिएट करता है प्लाज्मा ब्लड ऑस्मोलैरिटी। डायबिटीज इंसिपिडस में डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी होती है, ओके। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशिंग्स फीचर्स विद रेज एसीटीएच, इसको बोलते हैं कुशिंग्स डिजीज। अब यहाँ पे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जिसको कॉन सिंड्रोम कहते हैं, सेकेंडरी एडिसंस और कुशिंग्स का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो कि है कॉन सिंड्रोम, इसमें
में हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरटेंशन। 3 चीजें, हाइपोकलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया यानी पोटेशियम कम होगा, सोडियम ज्यादा होगा और उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी। इसमें ज्यादा एड्रीनल मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो कि एल्डोस्टेरोन है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, एज द नेम इंडिकेट्स। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म बेसिकली कोई रीनल इस्कीमिया, रीनल डिजीज, रीनल ट्यूमर इसकी वजह से होता है, या सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कार्डियक फेलियर। इसमें एल्डोस्टेरोन भी इंक्रीज हो रहा होता है और रेनिन भी इंक्रीज हो रहा होता है। प्राइमरी जो कॉन सिंड्रोम है उसमें हमारे पास डिक्रीज रेनिन होता है, ठीक है। अब जो प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी है जो कि एडिसन्स डिजीज है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? हाइपरकलीमिया, हाइपोटेंशन और पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। इसमें पिगमेंटेशन आ जाती है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन आ जाती है। साथ में हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोटेंशन हो जाती है, यानी कि बीपी भी कम हो जाता है और सोडियम भी कम हो जाता है। जो कुशिंग सिंड्रोम है इसमें हिस्ट्री होती है स्टीरॉइड्स की और स्किन स्ट्राई होते हैं। ये एक एमसीक्यू भी है कि कौन सी सिंपल ओबेसिटी से कुशिंग सिंड्रोम को कौन वो करता है, डिफरेंशिएट करता है, तो उसमें एब्डोमिनल स्ट्राई होते हैं कुशिंग्स में, सिंपल ओबेसिटी में नहीं होते। और इसके अलावा कुशिंग्स में जो है हमारे पास हाइपोकलीमिया होता है, सेकेंडरी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, सेंट्रल ओबेसिटी, एक्सट्रीमिटी वेस्टिंग, बफलो हम्प, मून फेशीज, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। और प्रॉक्सिमल मायोपैथी होती है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा कुशिंग्स फीचर विद रेज्ड एसीटीएच कुशिंग डिजीज है, तो उसमें एसीटीएच लेवल्स गिवन होंगे। अगर एमसीक्यू कोई इस तरह का आता है, कोई सिनेरियो आता है, तो एसीटीएच लेवल्स गिवन होंगे, उससे पता लग जाएगा। और अगर कुशिंग सिंड्रोम है तो उसमें एसीटीएच जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है प्राइमरी रीनल इनसफिशिएंसी के साइंस है हाइपरकलीमिया। अब एक सिनेरियो आता है कि लेडी है जिसमें हर्सूटिज्म है, इंक्रीज हेयर ग्रोथ है, हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरटेंशन है और एसीटीएच इंक्रीज्ड है, तो ये क्या है? कुशिंग्स डिजीज है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो रहा होता है? इयोसिनोपिनिया हो रहा होता है, मतलब इयोसिनोफिल्स जो है वो कुशिंग सिंड्रोम में, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और सिनेरियो है, 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर पिगमेंटेशन, इंक्रीज डिप्रेशन भी है, डीमेटस फेस है, इंक्रीज फैट डेपोजिशन ऑन चेस्ट एंड ट्रंक है, तो वो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच की वजह से है। और कुशिंग सिंड्रोम जो होता है वो एक्सोजेनस स्टेरॉइड इनटेक से होता है, और कुशिंग्स डिजीज जो होती है वो इंटरनली इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा 16 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसमें हाइपरटेंशन और इंक्रीजिंग वेट है, तो ये सजेस्टिव ऑफ कुशिंग सिंड्रोम है। तो इसमें कैसे पता लगेगा? नॉर्मल ओबेसिटी से, वही वाली बात, एब्डोमिनल स्ट्राया, ठीक है। हाइपरटेंसिव मैन है, उसमें हाइपोकलीमिया भी है, तो दिस इज कॉन सिंड्रोम। इसके अलावा एक पॉइंट है, पेशेंट में न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज्ड है, लिम्फोसाइट्स इंक्रीज्ड है, ठीक है, और इयोसिनोफिल्स भी हैं इंक्रीज, और एसीटीएच लेवल्स भी इंक्रीज है, दिस इज एडिसन्स डिजीज। इसके अलावा है एक लेडी में हिस्ट्री ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज है, जिसके लिए उसको पाइंट्स ऑफ ब्लड 10 डेज अगो मिला है, तो उसको ईआर में लेकर आए विद हाइपोटेंशन, डिक्रीज लेवल ऑफ सीरम पोटेशियम, सोडियम एंड ग्लूकोज।